जय हिंद दोस्तों, हम सोशल साइंस कर रहे थे। ये सोशल साइंस का टीएमए है। अगर आप एनआईएस बोर्ड से 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो जो एनआईएस की वेबसाइट है वहाँ के डैशबोर्ड पे अगर आप जाएंगे, आपका लॉगिन डैशबोर्ड होगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का टीएमए। ठीक है, तो सोशल साइंस के टीएमए का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रही हूँ, बाकी के टीएमए भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 10th क्लास का सोशल साइंस का टीएमए का सॉल्यूशन मैं यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। राइट, ठीक है जी। तो देखिए स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए पहले क्या है, बेसिक समझ लीजिए। एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए और बी। आपको कोई एक ही पार्ट करना होगा, अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर इसको साइट पे अपलोड करना होगा। जहां से आप टीएमए डाउनलोड करेंगे वहीं पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो ठीक है, सोशल साइंस का ये टीएमए यहाँ पे आप देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है, एक के दो पार्ट है। अभी ए पार्ट ए वाला है, बी पार्ट आपको नेक्स्ट देखेंगे हम। ठीक है, ये आपका ए पार्ट है, तो कोई एक ही करना होगा। मैंने दोनों कराए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप करिएगा। ठीक है जी। देखिए अब बाकी के टीएमए भी मिल जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए कल्पना करिए कि आप एक पुरातत्वविद हैं और एक प्राचीन स्थल का अन्वेषण कर रहे हैं। उस क्षेत्र का भूगोल जैसे नदियां, पहाड़, जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता आपको यह समझने में मदद करता है कि वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या उगाते थे, किन संसाधनों का उपयोग करते थे। देखिए जब एक पुरातत्वविद किसी प्राचीन स्थल का अन्वेषण करता है तो उस क्षेत्र का भूगोल जैसे नदियां, पहाड़, मिट्टी, जलवायु, मिट्टी की गुणवत्ता उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। यह जानकारी ये समझने में मदद करती है कि वहां के लोग कैसे रहते थे, क्या उगाते थे, किन संसाधनों का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ले लीजिए उदाहरण। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। वहां की उपजाऊ मिट्टी, जलवायु ने कृषि को संभव बनाया। इससे बड़े नगरों का विकास हुआ, व्यापार फला फूला, संस्कृति समृद्ध हुई। खुदाई में मिले अनाज, मिट्टी के बर्तन, जल निकासी की व्यवस्था इस बात की पुष्टि करते हैं। इतना भी लिखेंगे तो भी इनफ है। ठीक है, इतना आंसर लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, ध्यान में रखिएगा। भूगोल की समझ पुरातत्वविद को उस स्थल की ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्ता को उजागर करने में मदद करती है। ये अतीत की कहानियों को जीवंत बनाता है। निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन इतना लिखेंगे तो भी इनफ है, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उदाहरण तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बी पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। बुद्ध के किन्हीं दो उपदेशों को चुनिए और उनकी व्याख्या कीजिए। आप उन्हें कैसे अपने दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सुख, शांति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए लागू कर सकते हैं। तो बुद्ध के दो उपदेशों के लिए पूछ रहा है कि व्याख्या करिए। तो पहला उपदेश क्या है? ठीक है, तो पहला उपदेश क्या है? अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने सिखाया कि सभी जीवों के प्रति करुणा, अहिंसा का भाव रखना चाहिए। इसका अर्थ है किसी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, तो बुद्ध के दो उपदेश पूछ रहा था, तो हमने पहला उपदेश क्या लिखा? अहिंसा और करुणा। प्रयोग में लिख सकते हैं आप, मैं अपने दैनिक जीवन में दूसरों के विचारों का सम्मान करता हूँ, जानवरों के प्रति दया रखता हूँ और क्रोध की बजाय सहानुभूति की प्रतिक्रिया देता हूँ। इससे मेरे भीतर शांति बनी रहती है, समाज में सौहार्द बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ए और बी पार्ट करा लिया हमने। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी हाँ, सेकंड उपदेश रह गया अभी हमारा। सेकंड उपदेश क्या है? मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अत्यधिक सुख और अत्यधिक तपस्या दोनों से बचने का सुझाव दिया। उन्होंने संतुलित जीवन जीने की बात कही। ठीक है, दो उपदेश पूछे थे, पहला उपदेश हमने लिख दिया, अब दूसरा उपदेश हम लिख रहे हैं। ठीक है, प्रयोग में हम क्या लिखेंगे? मैं अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर चलता हूँ, ना तो आलसी बनता हूँ, ना ही खुद को थका देता हूँ। इससे मानसिक शांति बनी रहती है और दूसरों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार कर पाता हूँ। निष्कर्ष में लिखेंगे, बुद्ध के उपदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शक हैं। इन्हें अपनाकर हम व्यक्तिगत सुख, शांति और सामाजिक सद्भाव दोनों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसके भी हम दो पार्ट देखेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ये आपका पार्ट ए है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ए है। ठीक है, जैव विविधता आपके दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है? मानव अस्तित्व, कल्याण और कल्याण के लिए जैव विविधता के संरक्षण के दो लाभ बताइए। तो मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए जैव विविधता के संरक्षण के दो लाभ बताने हैं। तो देखिए, जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की विविधता, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि। ठीक है, ये हमारे दैनिक जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती हैं। हम जो भोजन खाते हैं, जो दवाइयां लेते हैं और जिस स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं, ये सभी जैव विविधता पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां फूलों से पराग कण एकत्र कर फसलों का उत्पादन बढ़ाती हैं, जिससे हमें भोजन मिलता है।
जैव विविधता हमारे जीवन को संतुलित सुरक्षित बनाती है। ये न केवल प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, बल्कि जलवायु संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र में भी स्थिरता में योगदान देती है। अब मानव अस्तित्व कल्याण के लिए जैव विविधता के संरक्षण के 2 लाभ हमको पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए पूछ रहा था 2 लाभ, तो 2 लाभ बताने हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरह संतुलित बनाए रखती है, इससे जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ जैसी आपदाओं से लड़ने में की क्षमता बढ़ती है। सेकंड है भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की सुरक्षा। जैव विविधता में छुपे अनेक औषधीय गुण भविष्य की बीमारियों के इलाज में सहायक हो सकते हैं। यदि हम आज जैव विविधता को संरक्षित रखें तो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकेंगी। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट बी पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सेकंड का बी पार्ट है। ठीक है, सेकंड का बी पार्ट है। यदि आप एक नीति निर्माता होते तो भारतीय कृषि की किन 2 प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते, साथ ही इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन से व्यवहारिक कदम उठाते। ठीक है, देखिए भारतीय कृषि की 2 प्रमुख चुनौतियां हैं सिंचाई की कमी, परंपरागत खेती के कारण कम उत्पादकता। ठीक है, ये वाली 2 चुनौतियां हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक कदमों की आवश्यकता है। पहली देखिए चुनौती क्या है, सिंचाई की कमी और मौसम पर निर्भरता। भारत की अधिकांश खेती मानसून पर निर्भर है, जिससे सूखा या अनियमित वर्षा के कारण फसलें प्रभावित होती हैं। समाधान क्या है, प्रभावी सिंचाई प्रणालियां जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे सरकारी कार्यक्रमों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना। ठीक है, वर्षा जल संचय और भूजल पुनर्भरण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये वाली सिंचाई की कमी और मौसम पर जो निर्भरता की चुनौती है, इसके समाधान हमने देख लिए। दूसरी जो चुनौती है परंपरागत खेती और कम उत्पादकता। कई किसान अभी भी पुराने तरीकों से खेती करते हैं, जिससे उत्पादकता कम होती है, लागत अधिक होती है। ठीक है, समाधान क्या है, प्रिसिजन फार्मिंग अपनानी चाहिए, जैविक खेती, उन्नत बीजों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक्सटेंशन सेवाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों से परिचित कराना चाहिए, उर्वरकों और पोषण तत्वों को संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, तो ये बी पार्ट हमने देख लिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, किशोरों को एक विशिष्ट जनसंख्या समूह के रूप में पहचानने से उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विकास से जुड़ी अनोखी आवश्यकताओं और चुनौतियों को दूर करने में कैसे मदद मिल सकती है। तो जो किशोर आयु है, मतलब किशोर जो लोग हैं, कि किशोर आयु के लोग हैं, उनकी विशिष्ट जनसंख्या समूह को पहचानने से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत जो विकास है, उनसे जुड़ी आवश्यकताओं और चुनौतियों को दूर करने में कैसे मदद मिल सकती है। ठीक है, उनकी हम अगर पहचान कर ले उस समूह की, तो देखिए किशोरों को एक विशिष्ट जनसंख्या समूह के रूप में पहचानना उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को समझने में मदद करता है। किशोर अवस्था एक संवेदनशील दौर होता है, जिसमें व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ता है। इस आयु वर्ग की अनोखी आवश्यकताओं को पहचान कर हम उनके लिए विशेष योजनाएं बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किशोरों को जीवन कौशल, करियर मार्गदर्शन और डिजिटल साक्षरता जैसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए। इससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं, समाज में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। सेकंड है उनका स्वास्थ्य के क्षेत्र में किशोरों का पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, यौन शिक्षा से जुड़ी जानकारी देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम उनसे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होता है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है, उन्हें आत्मविश्वास, नेत्र क्षमता, संवाद कौशल सिखाना चाहिए, ताकि वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकें। इस प्रकार किशोरों को एक विशिष्ट समूह बनाकर उनकी चुनौतियों को समझना, समाधान देना एक सशक्त और समावेशी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख देंगे आप। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिएगा, इसका अपलोड कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन का हम बी पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट हमने अभी देख लिया, ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, कोई एक ही आपको अपलोड करना है। ठीक है जी, भारत में कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार सहायक हैं, उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग
के उदाहरण दीजिए। आई थिंक ये वाले क्वेश्चन करेगा, ये वो क्वेश्चन अच्छा है, इसको अपलोड कर दीजिएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी जो आपको सही लगे। देखिए, भारत का संविधान एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय, गरिमापूर्ण जीवन मिले। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ये सिद्धांत सरकार को यह दिशा देते हैं कि ऐसी नीतियां बनाए जो समाज में समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा दे। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। भले ही न्यायालय में बाध्यकारी ना हो, परंतु नीति निर्माण में इनका नैतिक महत्व अत्यधिक है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, उनसे गवर्नमेंट क्या करती है, योजनाएं बनाती है, ठीक है, एक मार्गदर्शन देते हैं गवर्नमेंट को राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ताकि आप राज्य के कल्याणकारी नीतियां बनाएं, ठीक है। तो व्यवहारिक उदाहरण में आप लिख सकते हैं, राज्य का अधिकार अधिनियम सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। मनरेगा योजना के बारे में लिख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देता है। मातृत्व लाभ योजना में क्या है, महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करती है मातृत्व लाभ योजना। तो इन व्यवहारिक उदाहरणों में आप ये 3 उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप लिख दीजिएगा। भारत का संविधान के बारे में है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। अब हम इस नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं, इसके भी हम 2 पार्ट देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रावधान किस प्रकार संघीय ढांचे, एकात्मक भावना के बीच संतुलन दर्शाते हैं। 2 वास्तविक जीवन के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करिए जहां आप दोहरी प्रकृति शासन और निर्णय लेने में लागू होती है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, भारतीय संविधान के प्रावधान किस प्रकार संघीय ढांचा, ठीक है, संघीय ढांचा और एकात्मक भावना के बीच संतुलन दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से है, भारतीय संविधान एक संघीय ढांचे को अपनाता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने अधिकार होते हैं, लेकिन यह संविधान एकात्मक भावना को भी बनाए रखता है ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे। इसे हम सहकारी संघवाद के रूप में जानते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से है, समझ में आ जाएगा। देखिए अनुच्छेद 1 में अगर आप देखेंगे तो लिखा है भारत को राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो भारत संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, ना कि संघों का संघ, ठीक है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची के देखेंगे आप तो विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, केंद्र, राज्य, समवर्ती में बांटा गया है। आपातकालीन प्रावधान में अगर आप देखेंगे तो आपातकालीन स्थिति में केंद्र को अधिक शक्तियां मिली हैं, जो एकात्मक भावना को दर्शाता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण में आप लिख सकते हैं, कोविड-19 की महामारी स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय था, फिर भी केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे केंद्र पूरा केंद्र यहाँ पे आके अपना अधिकार जमा लेता है, ठीक है, कि पूरा देश पे वो नियम लागू कर देता है। वैसे क्या था, राज्य सूची का विषय था, राज्य इस पे कानून बनाते, लेकिन क्या है कि जब इस तरह की महामारी आई तो केंद्र ने अपने हाथों में सब चीज ले ली, ठीक है, पूरा शासन को। तो एकात्मक भावना को दर्शाता है ये वाला उदाहरण, ठीक है। कृषि नीति में देख सकते हैं आप, शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति केंद्र द्वारा बनाई गई, लेकिन राज्यों को इसे लागू करने की स्वतंत्रता दी गई। ये संघीय और एकात्मक दोनों दृष्टिकोण का संतुलन है, ठीक है। ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से इसको लिखिएगा। सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, भारत की त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के संदर्भ में ग्रामीण स्थानीय शासन किस प्रकार सामुदायिक विकास में योगदान देता है तथा भावी शासन सुनिश्चित करता है। उदाहरण सहित इसकी मुख्य भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन कीजिए। तो भारत की त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद शामिल है। ये ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाता है, सामुदायिक विकास को गति देता है, ठीक है। मुख्य भूमिका जिम्मेदारियां क्या है, देखिए ग्राम पंचायत क्या करता है, गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क निर्माण, प्राथमिक शिक्षा की देखरेख करना, सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन का संचालन करना, तो ग्राम पंचायत के काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पंचायत समिति और जिला परिषद। ब्लॉक या जिला स्तर पर समन्वय करना, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, कृषि सहायता, महिला सशक्तिकरण योजनाओं को लागू करना। उदाहरण के तौर पर मनरेगा योजनाओं के तहत ग्राम पंचायत बेरोजगारों को रोजगार देती है। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण और स्वच्छता जागरूकता ग्राम स्तर कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं। वर्तमान और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संदर्भ में कौन सी दो मुख्य चुनौतियां चुनाव प्रणाली को कमजोर कर सकते हैं? देखिए, इन मुद्दों को हल करने और पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? निष्पक्ष चुनाव की बात हो रही है, वर्तमान निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संदर्भ में कौन सी दो चुनौतियां चुनाव प्रणाली को कमजोर कर सकती हैं? देखिए, भारत में, यहाँ से आंसर है आपका, भारत में लोकतंत्र की सफलता का आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली है। लेकिन कुछ चुनौतियां इस प्रणाली को कमजोर कर सकती हैं। मुख्य चुनौतियां क्या है? धन और बाहुबल का दुरुपयोग। कई बार उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए अवैध धन, उपहार, दबाव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे मतदाता की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। तो कई बार उम्मीदवार क्या करते हैं? चुनाव जीतने के लिए अवैध धन, उपहार, मतलब जो लोग वोट डालते हैं उनको क्या करते हैं? उपहार का लालच देते हैं, दबाव भी बनाते हैं, जिससे मतदाता की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। तो अब धन और बाहुबल का उपयोग करके लोग चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, यह एक चुनौती है, ठीक है। निष्पक्ष वर्तमान और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में ये चुनौती है, धन और बाहुबल का दुरुपयोग, ठीक है, समझ में आया। फर्जी मतदान और चुनाव सूची में गड़बड़ी भी हो जाती है। एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह होना, मृत व्यक्तियों के नाम की सूची बने रहना चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है। व्यवहारिक समाधान देखिए क्या है? चुनाव खर्च की निगरानी और पारदर्शिता होनी चाहिए। एक मिनट वेट करिए। ठीक है, देखिए स्टार्ट कर देते हैं हम। चुनाव खर्च की निगरानी और पारदर्शिता, उम्मीदवारों को अपने खर्च का विवरण सार्वजनिक रूप से देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ईवीएम, वीवीपैट का उपयोग करना चाहिए, इससे मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकता है। फर्जी मतदान की संभावना कम होती है। मतदाता सूची का नियमित अद्यतन, आधार से लिंक कर सूची को शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है जी, आधार से लिंक कर देना चाहिए सूची को, ठीक है, तो हो सकता है ये निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट ए देखा हमने, अब हम बी पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन बी है आपका, भारत में क्षेत्रवाद कभी कभी राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। आप उन परिस्थितियों की पहचान कीजिए जहां क्षेत्रवाद को एक बाधा के रूप में देखा जाता है और कहां स्थानीय हितों को बढ़ावा देने में इसे उचित ठहराया जा सकता है। उदाहरण के साथ अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में क्षेत्रवाद कभी कभी राष्ट्रीय एकता की चुनौती पैदा कर सकता है, ठीक है। क्षेत्रवाद देखेंगे हम क्या है। आप उन स्थितियों की पहचान करिए जहां क्षेत्रवाद एक बाधा के रूप में देखा जाता है और कहां स्थानीय हितों को बढ़ावा देने में इसे उचित ठहराया जा सकता है, ठीक। अब हम आंसर देखेंगे। क्षेत्रवाद का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र के हितों, संस्कृति और पहचान को प्राथमिकता देना। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? किसी विशेष क्षेत्र में हितों, संस्कृति और पहचान को प्राथमिकता देना। भारत जैसे विविध देश में क्षेत्रवाद कभी राष्ट्रीय एकता को चुनौती देता है तो कभी स्थानीय विकास का माध्यम बनता है। जहां क्षेत्रवाद बाधा बनता है, जैसे गोरखालैंड, बोडोलैंड आंदोलन सुना होगा आपने, अलग राज्य की मांग ने हिंसक रूप ले लिया और देश की अखंडता को चुनौती दी, ठीक है। हिंदी विरोध आंदोलन तमिलनाडु, भाषा के आधार पर विरोध ने राष्ट्रीय भाषा नीति को प्रभावित किया, ठीक है। मराठी मानुस अभियान, बाहरी राज्यों के लोगों के खिलाफ भावनात्मक राजनीति ने सामाजिक विभाजन को बढ़ाया, जहां क्षेत्रवाद उचित ठहराया जा सकता है। तेलंगाना राज्य का गठन क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिए संवैधानिक रूप से नया राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष अधिकार देकर उनकी सांस्कृतिक पहचान और विकास को सुनिश्चित किया गया। स्थानीय रोजगार आरक्षण, हरियाणा में राज्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां आरक्षित की, ठीक है। तो ये क्षेत्रवाद बोला जाता है किसी विशेष क्षेत्र के हितों, संस्कृति, पहचान को प्राथमिकता देना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका बी पार्ट तो हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट हो जाता है, 6 क्वेश्चन है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। सभी क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, सबके ए पार्ट बी पार्ट है, कोई आपको एक ही पार्ट करना है, उसको ही अपलोड करना है। अपने क्षेत्र के 10 घरों का सर्वेक्षण कीजिए, विभिन्न आयु वर्गों के आयु विवरण का विश्लेषण कीजिए। सर्वेक्षण निम्नलिखित तालिका में आयोजित किया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह की तालिका मिलेगी। अपने निष्कर्ष के आधार पर प्रस्तुत करिए कि समुदाय की आयु संरचना स्थानीय सेवाओं, संसाधनों और नीति निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 10 घरों का सर्वेक्षण करके 0 से 14 वर्ष की आयु, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, कुल प्रतिशत पुरुष और महिला, 15 से 30 वर्ष, 30 से 59 ईयर्स, 60+ ईयर्स, ठीक है। आयु का विश्लेषण करना है, सर्वेक्षण निम्नलिखित तालिका में आयोजित करना है, ठीक है। देखिए मैंने मेरे हिसाब से किया है,
देखिए, मैंने मेरे हिसाब से जो सर्वेक्षण किया है, 18 पुरुषों की संख्या, 0 से 14 वर्ष की आयु में 18 पुरुषों की संख्या, 15 महिलाओं की संख्या, कुल 33% पुरुष, 18% महिला, 15%। इस तरह से मैंने किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। विश्लेषण क्या है? बच्चों की संख्या अधिक, जिससे शिक्षा, टीकाकरण, खेलकूद की सुविधाओं की मांग बढ़ती है। युवा वर्ग को रोजगार, प्रशिक्षण और करियर मार्गदर्शन में सहायता आवश्यकता है। कामकाजी वर्ग अधिक विकास, कार्य योगदान, पारिस्थितिक की जिम्मेदारी में सक्रिय है। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, देखभाल की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं, समुदाय की आयु संरचना निम्नलिखित क्षेत्रों को प्रभावित करती है। शिक्षा नीति, स्कूल, शिक्षक, बाल विकास केंद्रों की योजनाएं। रोजगार नीति में युवाओं के लिए प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहायता। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धजनों के लिए अस्पताल, बीमा, देखभाल केंद्र। सार्वजनिक संसाधन, आयु वर्ग के अनुसार पार्क, लाइब्रेरी, समुदाय केंद्र आदि। ठीक है जी, तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। हम नेक्स्ट ईएमए में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।